कई बार हम लोग खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। अच्छे बुरे की बिना समझ किए हम लोग अंधे हो जाते हैं। घर वालों की बात ना मानकर हम लोग कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका हर्जाना हमें पूरी उम्र भरना पड़ता है। तो फिर पूरी उम्र रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ अफसोस ही करना होता है। क्योंकि हम खुद सारे रिश्ते अपने हाथों से खत्म कर लेते हैं और उसके बाद जब ज़रूरत महसूस होती है, तो हम लोगों के पास कोई खड़ा नहीं होता। हम खुद को अकेला पाते हैं और इस अकेलेपन में आकर या तो हम लोग खुदकुशी करते हैं या फिर पूरी तरह से स्ट्रेस में चले जाते हैं। बिना सोचे समझे काम करने का क्या हर्जाना होता है, क्या अंजाम होता है, यह मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। क्योंकि यह सब जो मेरे साथ हुआ था, मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। मैंने खुद सबके खिलाफ जाकर इस फैसले को किया था और जिसका हर्जाना मुझे पूरी उम्र के लिए भरना पड़ रहा था। दरअसल मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मैंने भी खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी, बिना किसी की राय लिए। जो मैंने किया था, उसके बाद मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली थी कि शायद मैं सहन भी नहीं कर पा रही थी। दरअसल मेरा नाम मीनू है। हम 3 बहनें थे। हम लोग हैदराबाद में रहते थे। यहाँ मेरे पापा फैक्ट्री में काम किया करते थे। उन्होंने हमें ज़िंदगी का हर सुख चैन दिया था। 2 साल पहले बड़ी बहन की शादी हमारे ही शहर में मेरे पापा के दोस्त के बेटे के साथ हुई थी। मेरी दीदी का नाम आरजू था। आरजू दीदी अपने ससुराल में बहुत खुश थी, क्योंकि यह रिश्ता मेरे पापा की मर्जी से हुआ था। मेरे पापा इस बात पर बहुत गर्व महसूस करते थे कि आज के ज़माने में भी उनकी बड़ी बेटी ने उनकी मर्जी के मुताबिक शादी की है, क्योंकि आजकल के लड़के-लड़कियां अपनी पसंद से शादी करने को ही ज़्यादा अच्छा समझते हैं। दूसरे नंबर पर मैं थी, जिसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और मैं अपने इंस्टीट्यूट में छोटे बच्चों को कंप्यूटर सिखाती थी। मुझसे छोटी मेरी बहन रेखा थी, जो मास्टर की पढ़ाई करने के लिए मेरे मामा जी के शहर जयपुर चली गई थी। उसे बचपन से ही मेरे मामा जी से बहुत लगाव था, इसलिए वह ज़्यादातर मामा जी के घर में ही रहती थी। कभी-कभी हमारे घर आया करती थी, लेकिन अब तो वह मास्टर की तैयारी कर रही थी, इसलिए अब काफ़ी समय से यहाँ नहीं आई थी। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़र रही थी। इसी दौरान मेरी ज़िंदगी में एक लड़का शामिल हुआ। उस लड़के से मेरी मुलाकात मेरी एक दोस्त की शादी में हुई थी। जब वह लड़का वहाँ आया हुआ था, वह बार-बार मुझे देख रहा था। मैंने कभी भी किसी लड़के से दोस्ती नहीं की थी, लेकिन मेरी बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ दोस्त रह चुकी थी और अभी भी थी। उसका नाम राजेश था। राजेश ने जब मुझे शादी में देखा, तो वह मेरा दीवाना हो गया था। वह भी अपने दोस्त की शादी में आया हुआ था। दरअसल वह बारात की तरफ से आया हुआ था और दूल्हा उसका दोस्त था। जब मैं शादी के हॉल में वॉशरूम से बाहर निकल रही थी, तो उससे अचानक मेरी टक्कर हो गई, क्योंकि मेरा ध्यान अपने दुपट्टे को संभालने में था और वह भी शायद हाथ में मोबाइल लेकर उस पर ध्यान देता हुआ सामने से चलकर आ रहा था। इससे पहले मैं उससे कुछ कहती, उसने मुझसे सॉरी कहना शुरू कर दिया। वैसे तो उस पर गुस्सा आ रहा था, मुझसे बगैर गलती उसकी ही नहीं, बल्कि हम दोनों की थी। मैंने उसका सॉरी एक्सेप्ट कर लिया और मैं आगे बढ़ गई, मगर वह मुझे लगातार देख रहा था। मैं वॉशरूम से जब वापस आई, तो मैंने उसे उसी जगह खड़े हुए देखा। उसने कहा, "आप मुझे बता सकती हैं, जेंट्स वॉशरूम कहाँ है?" मैंने कहा, "आपको इतना बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ नहीं दिख रहा?" वह कहने लगा, "अरे नहीं, मैं समझा कि कहीं ये लेडीज़ वॉशरूम ना हो।" मैं उसको देखती हुई आगे बढ़ गई थी। वह बेवकूफ़ था या मेरे सामने बेवकूफ़ बनने की एक्टिंग कर रहा था, यह तो मैं नहीं समझ पाई थी। लेकिन उससे दूसरी बार मेरी टक्कर खाना खाते समय हुई थी, लेकिन अब की बार मेरी ही प्लेट उसके कपड़ों पर जाकर गिर गई थी। उसके कपड़े गंदे हो गए थे। मैंने उसे जल्दी से सॉरी बोला, क्योंकि इस बार पूरी-पूरी गलती मेरी थी। जब मैं अपने मोबाइल में ध्यान लगाए हुए खाने की प्लेट हाथ में लेकर टहल रही थी,
अचानक मेरी हाई हील की वजह से मेरा पैर मुड़ गया। वह मेरे करीब से गुजर रहा था। मैंने उसे सहारा लेकर पकड़ने की कोशिश की और मेरे खाने की प्लेट उसके कपड़ों पर जाग लगी। उसके कपड़ों पर दाग लग गए थे। इस बार मैंने उसे सॉरी कहने में देर नहीं की थी। मैं बहुत शर्मिंदा हो रही थी। उसने मुझ पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि वह बहुत शर्मिंदा हो रहा था। उसने कहा, आपको चोट तो नहीं लगी ना? मैंने कहा, नहीं, मुझे चोट नहीं लगी, मगर आपके कपड़े गंदे हो गए थे। वह हंसने लगा और कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर अपने कपड़ों को साफ कर लेता हूँ। मैं उसके पीछे पीछे चली गई। उससे कहा, लाइए, मैं साफ कर देती हूँ। मैंने अपना रुमाल पानी से गीला किया और जितना हो सका उसके कपड़ों से दाग साफ कर दिए। लेकिन फिर भी उसके कपड़ों पर पीलेपन के धब्बे नजर आ रहे थे। मैंने कहा, मुझे माफ कर दीजिएगा, आपके कपड़े बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। वह कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ करीब में ही रहता हूँ, अभी जाकर कपड़े चेंज करके आ जाता हूँ। लेकिन काफी रात हो गई है, सोच रहा हूँ कि अब घर ही चला जाऊं। मैंने कहा, आपने खाना खाया नहीं? तो वह कहने लगा, नहीं, मैंने तो खाना भी नहीं खाया, मुझे थकान हो रही है। अब मैं अपने घर जाऊंगा, कपड़े चेंज करके फिर सो जाऊंगा। बस मन कर रहा है कि मैं अपने घर जाकर आराम करूं। मैं शर्मिंदा होने लगी थी। मैंने कहा, मेरी वजह से ये सब हो गया? तो वह कहने लगा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपने यह सब जानबूझकर तो नहीं किया। मैंने कहा, अच्छा, एक काम करते हैं, आप खाना खा लीजिए, उसके बाद आप चले जाना। वह कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं मार्केट से खाना ऑर्डर करके खा लूंगा। अब मेरे कपड़े ज्यादा खराब हो रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, वरना यहाँ मौजूद मेहमान मेरा मजाक बनाने लगेंगे। वह बेचारा वहां से उसी समय चला गया था। मुझे अफसोस हो रहा था कि वह खाना खाए बिना ही चला गया। थोड़ी देर बाद मैं भी अपने घर वापस आ गई थी। हमारे घर का काफी खुला माहौल था। ऐसा नहीं था कि हमारे पापा ने हमें किसी कैद में रखा हो, मगर मेरे पापा हमसे फिर भी यही कहते थे कि मेरी दी हुई आजादी का तुम लोग कभी भी गलत फायदा मत उठाना। उधर मेरी बहन दिल्ली में मामा जी के घर ही रहती थी और उनके घर ही रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। लेकिन यह बात तय हो गई थी कि उसकी शादी मेरे मम्मी पापा ही करेंगे। 2-3 दिन इसी तरह से गुजर गए थे, जब फिर से मेरा सामना उस लड़के से हुआ। मैं बस स्टॉप पर खड़ी हुई अपनी बस के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मैं ज्यादातर इंस्टीट्यूट जाने के लिए बस का ही सफर करती थी। वहां सड़क पर मुझे नजर आया तो अब की बार उसने मुझे आवाज लगाकर हाय बोला। मैंने कहा, आप? तब वह कहने लगा, जी, क्या आप किसी का इंतजार कर रही हो? मैंने कहा, मैं बस का इंतजार कर रही हूँ, मुझे अपने इंस्टीट्यूट जाने में लेट हो रहा है। बस अभी तक आई नहीं। वह बाइक पर था। कहने लगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको आपके इंस्टीट्यूट तक छोड़ सकता हूँ। मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, बस आती ही होगी, मैं चली जाऊंगी। मगर वह बहुत जिद करने लगा। कहने लगा, उस दिन के लिए आप मुझे अभी भी शर्मिंदा लग रही हो, तो अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए आप मेरा कहना मान लो, मुझे अच्छा लगेगा। अब उसके ज्यादा जिद करने पर मैं उसकी बाइक पर बैठ गई थी। मैंने देखा था कि वह बहुत खुश नजर आ रहा था और फिर उसके बाद उसने मुझे इंस्टीट्यूट ड्रॉप कर दिया था। वह कहने लगा, आप यहाँ पर जॉब करती हो? यहाँ तो मेरा दोस्त भी जॉब करता है। मैंने कहा, अच्छा। और फिर मैं मुस्कुराते हुए इंस्टीट्यूट के अंदर चली गई। वह मुझे जाते हुए बड़ी दूर तक देखता रहा। अभी मैं उसको सिर्फ इतना ही जानती थी, लेकिन अब धीरे धीरे मेरा टकराव उससे बढ़ता जा रहा था। 2-3 दिन बाद फिर से मैंने उसे बस स्टॉप पर देखा। आज भी बस लेट थी और फिर वह मुझे इंस्टीट्यूट छोड़ने चला गया। अब धीरे धीरे हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई थी। हम दोनों ने एक दूसरे से अपने अपने मोबाइल नंबर भी शेयर कर लिए थे। वैसे तो बातों बातों में पहले उसने ही मुझसे नंबर मांगा था। उसका नाम राजेश था। हम दोनों एक दूसरे के साथ खूब बातें करने लगे थे। मुझे राजेश का साथ बहुत पसंद आ रहा था। पहली पहली मोहब्बत का एहसास था, इसलिए मैं कुछ बहुत खुश रहने लगी थी।
अभी राजेश और मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि हम दोनों ने अपनी मोहब्बत के बारे में अभी किसी को नहीं बताया था। हर रोज मुझे राजेश बस स्टॉप से ले जाता था और रात को मेरे घर से थोड़ी दूरी पर मुझे ड्रॉप कर दिया करता था। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। एक दिन मेरे पास दीदी की कॉल आई। दीदी मुझे महीने में 1 या 2 बार कॉल कर लिया करती थी। वह गुस्सा हो रही थी। कहने लगी, आज तक आप भी तो मुझसे बात नहीं करती। आखिर आपको क्या हो गया है? अब मैं उसे कैसे बताती कि मैं राजेश के साथ ज्यादातर बिजी रहती थी। मैंने उससे कहा, तुम घर कब आ रही हो? वह 1 हफ्ते के लिए हैदराबाद आ रही थी। मैं यह खबर सुनकर खुश हुई थी। दीदी ने कहा था कि वह भी हमारे घर तभी आएंगी जब तुम हमारा स्वागत बहुत अच्छे तरीके से करोगी। मैंने हामी में कह दिया कि आप आइए तो सही। खैर, अब मुझे एक नई खबर सुनने को मिली थी। पापा ने मेरे लिए रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए थे। पापा का कहना था कि अब मीनू की शादी की उम्र हो गई है, मगर मैं तो राजेश से प्यार करती थी। उसके अलावा किसी और से शादी कैसे कर सकती थी? मैंने फौरन ही कॉल करके राजेश को इस बारे में बता दिया। राजेश कहने लगा, तुम्हारी शादी मेरे अलावा किसी से नहीं होगी। मैंने कहा, तो फिर तुम मेरे घर रिश्ता भेज दो। वह कहने लगा, मेरे माता पिता तो इस दुनिया में नहीं है, मैं खुद ही तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा। मुझे उम्मीद थी कि राजेश मेरे घर आकर मेरी मम्मी पापा को मना लेगा और मेरा हाथ उनसे मांगेगा, तो वह फौरन ही राजी हो जाएंगे। मजबूरन मुझे दीदी को घर बुलाकर राजेश के बारे में सब कुछ बताना पड़ गया था। दीदी यह सब सुनकर बहुत हैरान हुई थी। उन्होंने कहा, ये तुमने क्या कर दिया? पापा ने तुमसे मना किया था ना कि उनके भरोसे को कभी तोड़ने की कोशिश मत करना। तुम जॉब करती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बाहर लड़कों से मिलो। मैंने कहा, दीदी मैं किसी लड़कों से नहीं मिलती, मैं तो बस राजेश से प्यार करने लगी हूँ। और राजेश के साथ कौन सा मैं भागकर शादी करने जा रही हूँ? राजेश खुद इज्जत से यह रिश्ता लेकर आएगा। दीदी ने कहा, चलो अच्छा है, वह यह अपने माता पिता को लेकर आ जाएगा तो शायद पापा तुम दोनों की शादी के लिए हाँ कर दें। मैंने दीदी को साफ साफ बता दिया था कि उसके माता पिता नहीं है और ना ही कोई बड़ा भाई बहन। उसका इस शहर में कोई रिश्तेदार भी नहीं है। वह किसी दूसरे शहर का रहने वाला है और डॉक्टर है, किसी अस्पताल में ड्यूटी करता है। यह वह अपनी जॉब के सिलसिले में ही आया हुआ है, लेकिन उसका सपना है कि वह अपना अलग क्लिनिक खोलना चाहता है। शादी के बाद वह मुझे अपने घर ले जाएगा और वही क्लिनिक खोलेगा। दीदी ने जब सुना कि लड़का डॉक्टर है, तो वह बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर है तो अच्छे पैसे कमाता होगा। अगले दिन दोपहर का समय था जब राजेश हमारे घर मेरे मम्मी पापा से बात करने के लिए आया। मेरी मम्मी और दीदी को तो वह रिश्ता बहुत पसंद आया था, लेकिन पापा ने जब उसको अपने सामने देखा कि वह उनकी ही बेटी का हाथ मांगने के लिए अकेला आया था, यह सब देखकर मेरे पापा को गुस्सा भी आया था और वह हैरान भी हुए थे। उस समय तो पापा ने राजेश से कह दिया था कि हम तुम्हें सोचकर जवाब दे देंगे, लेकिन उसके जाने के बाद पापा बहुत गुस्सा कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूँ। मम्मी कहने लगी, आखिर इस लड़के में परेशानी है क्या? लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है। पापा कहने लगे, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं किसी भी राह चलते के साथ अपनी बेटी की शादी कर दूं? इसका कोई परिवार नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। बेटियों की शादी इतनी आसानी से नहीं की जाती। मुझे पापा से यह उम्मीद नहीं थी। पापा के इनकार करने की यह वजह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि यह कोई खास वजह नहीं थी। मैंने उसी समय हंगामा करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, पापा मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राजेश से ही करूंगी, वरना सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूंगी। पापा ने कहा, अच्छा तो ठीक है, बैठी रहो कुंवारी, मगर मैं तुम्हारी शादी इस लड़के के साथ नहीं करवाऊंगा। जैसे तुम्हारी बहन की शादी की है, देखभाल कर इसी तरह से तुम्हारी भी शादी करूंगा। मैंने पापा से कहा, पापा दीदी अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है, वह उनका भाग्य है। मैं भी अपने ससुराल में खुश रहूंगी। राजेश बहुत अच्छा लड़का है,
उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। मगर पापा तो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन मैंने दीदी और मम्मी को अपनी तरफ कर लिया था। मम्मी ने कहा, मैं अपनी बेटी की शादी इसी लड़के के साथ करवाऊंगी। मैं भी जिद पर अड़ गई थी। अब इतने लोगों के सामने अकेले पापा की क्या चलनी थी। पापा ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारी शादी उसी लड़के के साथ हो जाएगी, मगर मैं तुमसे सारे संबंध खत्म कर दूंगा। मैंने सोचा था, कोई बात नहीं पापा, अभी नाराज हैं, तभी ये सब कुछ कह रहे हैं। मैंने जब राजेश को बताया कि मेरे पापा हम दोनों की शादी के लिए मान गए, तो वह बहुत खुश हुआ था और सिंपल तरीके से मेरी राजेश के साथ शादी हो गई थी। एक हफ्ते के अंदर अंदर ही मैं उसकी पत्नी बन गई थी। मेरी शादी में ज्यादा कोई नहीं आया था। मेरी दीदी, जीजू, मेरी माँ और पापा, सिर्फ इतने ही लोग मौजूद थे। यहाँ तक कि रेखा को भी हमने नहीं बुलाया था। रेखा को जब यह सब पता चला तो वह बहुत नाराज हुई थी, लेकिन अभी उसके आने में बहुत समय था और अक्सर वह घर तब ही आती थी जब उसके कॉलेज में छुट्टियां होती थी। उसके आने के चक्कर में अगर पापा का फैसला बदल जाता तो मैं क्या करती। वैसे भी मेरे पापा बड़ी मुश्किल से कोई फैसला करते थे। मेरी शादी तो राजेश के साथ जैसे तैसे हो गई थी। मेरे पापा ने मुझे विदा भी कर दिया था, मगर घर से जाते समय उन्होंने कहा था, कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो यहाँ मत आना। मैं खामोशी से घर से निकल आई थी। राजेश ने कुछ दिन तो मुझे अपने साथ यहाँ एक बड़े से घर में रखा था। राजेश ने कहा था कि यह घर उसने किराए पर लिया है। मैं तो इस घर को देखकर चौंक गई थी। यह घर बहुत बड़ा था। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कितना बड़ा घर वह रेंट पर भी ले सकता है। घर को देखकर लगता था जैसे यहाँ कोई घर नहीं बल्कि कोई होटल है। घर में पूरी तरह से साफ सफाई थी और दो नौकरानियां भी थी। राजेश ने कहा था, हम इस घर में सिर्फ 1 महीने रहेंगे। फिर जब मैं अपने घर तुम्हें ले जाऊंगा तो वहां जाकर अपना क्लिनिक खोल लूंगा। मैंने राजेश से कहा, तुम्हारा घर कहाँ पर है? तो उसने मुझे बताया कि मेरा घर जयपुर में है, जो कि अभी मैं 3 महीने से ही राजेश को जानती थी और शायद इन 3 महीनों में वह मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें ज्यादा किया करता था, बल्कि उसने अपनी इंफॉर्मेशन मुझे बहुत कम दी थी। मैंने जब सुना कि वह जयपुर में रहता है तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने उसे बताया कि मेरी काफी दोस्त हैं जो जयपुर में रहती हैं, मेरा भी उनके साथ मिलना हो जाएगा। तभी राजेश ने कहा कि हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम चाहे रोजाना उनसे मिल सकती हो। खैर, वह मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करता था, मुझे बहुत खुश रखता था, मुझे बिल्कुल भी कोई काम नहीं करने देता था। सुबह वह जब हॉस्पिटल चला जाता था, जबकि शाम को जब घर आता तो मेरे लिए कोई ना कोई महंगा तोहफा लेकर आता था। 1 महीने के बाद हम लोग जयपुर आ गए थे। यहाँ पर आकर मैंने देखा कि यह घर नहीं बल्कि बहुत बड़ा बंगला था। मैंने राजेश से कहा कि ये क्या तुम्हारा घर है? उसने कहा, हाँ, यह मैंने ही बनाया है। मैं इस घर को देखकर बहुत खुश हो गई थी। एक तो मुझे डॉक्टर मिल गया था और ऊपर से इसका इतना बड़ा बंगलो। मुझे तो खुशी हो रही थी। मैं मन में सोच रही थी कि शायद पापा ने ही गलत फैसला लिया था मुझसे नाराज होने का। देखो क्या कमी है मेरे ससुराल में। खैर, मेरे दिमाग में अचानक से ना जाने क्यों एक सवाल पैदा हुआ था जो मैं राजेश से करना चाहती थी, मगर उस समय उसकी खुशी देखकर नहीं कर सकी थी। वह सवाल यह था कि यहाँ राजेश का इतना बड़ा बंगला था और उधर हैदराबाद में उसने मुझे बड़े से घर में रखा हुआ था, मगर उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। तो फिर उसे नौकरी करने की क्या जरूरत थी? वह अस्पताल में जॉब करने के लिए गया था? उसी समय मैं खामोश रह गई थी। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने बातों ही बातों में जब राजेश से यह बात पूछी, तो राजेश ने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी बात इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिन मैं इसी तरह से राजेश के साथ रहती रही। मैं बहुत खुश थी। वह मेरी हर ख्वाहिश को पूरी किया करता था। उसने घर में मेरे लिए हर तरह की सुविधा मौजूद की थी। उसकी बड़ी गाड़ी भी थी। मैं यही सोचती थी कि जब उसके पास
यह सब कुछ है, तो उसे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होना चाहिए था। तो फिर उसे अपना अलग क्लिनिक खोलने की या अस्पताल में जॉब करने की क्या ज़रूरत थी? बल्कि उसका तो खुद का अपना अस्पताल होना चाहिए था। और वह मेरी बातों का जवाब मुझे सही तरीके से क्यों नहीं देता था? यहाँ आने के बाद मैंने राजेश के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखे थे। वह ये भी था कि जितनी मोहब्बत वह मुझसे हैदराबाद में करता था, इतनी मोहब्बत मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही थी। ज़्यादातर वह यहाँ बिज़ी रहता था। मैंने उससे पूछा, आखिर तुम कहाँ बिज़ी रहते हो? घर में भी बहुत कम रुकते हो। वह कहने लगा, मैं अपने क्लिनिक में बिज़ी रहता हूँ। अब तुम देखना, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आया करेंगे। मैंने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरा पति अपनी क्लिनिक में पेशेंट को देखने लगा था। मेरे पति ने क्लिनिक कहाँ खोला था, ये तो उसने मुझे नहीं बताया था और ना ही वह मुझे अपने साथ लेकर जाते थे। मेरा सारा दिन अकेले घर में बोर होती थी। इसलिए मैंने एक दिन सोचा कि क्यों न रेखा से बात करती हूँ। उसे बताती हूँ कि मैं यहाँ जयपुर में आई हुई थी और जयपुर में उसका आना-जाना लगा रहता था। इसलिए मैंने रेखा को कॉल करके यह बताया, तो वह बहुत खुश हो गई। मैंने उससे मिलने के लिए कहा। रेखा कहने लगी, मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, तुम्हारे घर नहीं आ सकती, क्योंकि तुम्हारा घर यहाँ से काफ़ी दूरी पर जो है। अगर तुम फ्री हो, तो तुम यहीं पर आ जाओ। मैंने फ़ोन करके राजेश को बता दिया था कि मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जा रही हूँ। उन्होंने मुझे परमिशन दे दी थी। इस तरह मैं जब रेखा से मिलने गई, तो मैं उसे देखकर बहुत खुश हुई थी। उससे मेरी मुलाकात बहुत अच्छी रही थी। खैर कुछ देर बाद मैं अपने घर वापस आ गई थी, लेकिन यहाँ रहते हुए मेरी रेखा से लगातार फ़ोन पर बात हो रही थी। रेखा को शिकायत थी कि यहाँ अभी तक उसने अपने जीजू को नहीं देखा। मैंने उससे कहा, तुम ही यहाँ आने की फुर्सत नहीं है। मेरे घर आओगी तभी तो मैं तुम्हें अपने पति से मिलवा पाऊंगी। लेकिन उसका कहना था कि अभी उसे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। उसने कहा, जैसे ही मेरे एग्ज़ाम खत्म होते हैं, मैं आपसे मिलने के लिए आपके घर नहीं आऊँगी, बल्कि कुछ दिन आपके साथ ही रहूँगी। जब से मेरे पति ने अपना अलग क्लिनिक खोला था, तब से वह और भी ज़्यादा अमीर हो गए थे। वह मुझे हर रात ढेर सारे पैसे लाकर दिया करते थे। वह मुझसे कहते थे कि तुम इन पैसों की शॉपिंग करो या चाहे जो करो, यह सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं बहुत खुश थी। मेरा पति तो ज़्यादातर काम में बिज़ी रहता था, इसलिए मैं अकेले ही ड्राइवर के साथ जाकर शॉपिंग करके आती थी। लेकिन मैं कन्फ्यूज़ इस बात से थी कि आखिर मेरे पति के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। ऐसा लगता था जैसे दुनिया के सारे मरीज़ मेरे पति से अपना इलाज करवाते हैं। मेरा पति तो दिन-ब-दिन अमीर बनता जा रहा था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा, मुझे आपका क्लिनिक देखना है। मेरे पति ने कहा, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? वहाँ तो ढेर सारे पेशेंट आते हैं। मैंने कहा, लेकिन मुझे फिर भी वहाँ जाना है। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, किसी दिन मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूँगा। मगर वह अभी तक मुझे वहाँ लेकर नहीं गए थे। उधर मेरे पापा तो मुझसे अभी तक नाराज़ थे, मगर मेरी दीदी और मम्मी चुपके से मुझे कॉल कर लिया करती थी और मेरा हाल-चाल पूछ लिया करती थी। मेरे पति के साथ मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी गुज़र रही थी। वह मुझे हर तरह का ऐशो-आराम दे रहे थे, मगर उनके पास मेरे लिए वक़्त नहीं था। हमेशा वह अपने क्लिनिक पर रहता था, लेकिन इस दौरान मैंने एक बात भी नोटिस की थी कि वह घर में मेरे पास होता तो किसी न किसी से फ़ोन पर बातें करता रहता था। अब वह ये बात क्या करता था, ये बात मेरी समझ नहीं आती थी। खैर ऐसे ही कुछ दिन निकलते गए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा पति मुझसे क्या छुपा रहा है। हर रोज़ मैं यही सोचती थी कि जयपुर इतना बड़ा शहर है और यहाँ पर तो जगह-जगह पर क्लिनिक खुले हुए हैं। लेकिन फिर भी सारे लोग मेरे पति के ही क्लिनिक पर क्यों आते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे वह सब मेरे पति के यहाँ क्लिनिक खुलने का इंतज़ार ही कर रहे हों। जिस तरह से मेरा पति शाम को एक सूटकेस भर के पैसे लेकर आता था, उस हिसाब से तो लग रहा था जैसे सारा जयपुर ही मेरे पति के क्लिनिक पर आता है।
लेकिन मैंने आज तक उसके क्लिनिक पर किसी भी इंसान को आते जाते हुए नहीं देखा था, क्योंकि मैं उसके क्लिनिक पर आज तक खुद भी नहीं गई थी। वहाँ तो बस मेरा पति मुझे बोल देता था कि मेरे क्लिनिक पर इतने सारे पेशेंट आते हैं कि मैं शाम को एक सूटकेस भर के पैसे ला सकता हूँ, और मैं अपने पति की बात को ही मानती थी। लेकिन मेरा बहुत मन था कि मैं उससे क्लिनिक पर जाकर देखूं कि उसके क्लिनिक पर कितनी भीड़ है, ताकि मुझे भी गर्व हो। ये बात जब मैं राजेश से बोलती थी, तो राजेश मेरी इस बात को इग्नोर कर देता था और कह देता था कि तुम्हें कभी और अपनी क्लिनिक पर लेकर जाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सब्र करो। और वह ढेर सारे पैसे मेरे सामने रखकर बोल देता था कि तुम्हें शॉपिंग करनी है या कुछ भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक रोज मुझे बैठे-बैठे ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने पति को सरप्राइज ही दे दूं। मैंने जल्दी-जल्दी खाना तैयार किया और अपने पति की सारी पसंद की चीजें बनाई और उसके क्लिनिक पर जाने के लिए ड्राइवर से कह दिया। ड्राइवर ने गाड़ी निकाली और उसके क्लिनिक की तरफ जाने लगे। उसके क्लिनिक का पता तो मुझे अच्छी तरह से मालूम था, इसके लिए उसके क्लिनिक पर जा पहुंचे। वहां जाकर जब मैंने देखा, तो मेरा पति मौजूद नहीं था और ना ही कोई भीड़ थी, ना ही कुछ और। वहां पर सिर्फ एक लड़का बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि राजेश कहाँ पर है, तो उसने कहा कि आप कौन हो? तभी मैंने कहा कि मैं उसकी पत्नी हूँ, खाना लेकर आई हूँ। वह कहाँ चले गए और यहाँ पर कोई पेशेंट दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तभी उस लड़के ने कहा कि सर तो अभी-अभी क्लिनिक से बाहर गए हैं, शायद कोई काम से गए होंगे। आप बैठकर इंतजार कर लीजिए, आते ही होंगे। मैं भी उनके पास दवाई लेने के लिए ही आया हूँ। मैंने कहा कि चलो, राजेश शायद बाहर गया है, इसलिए वहां पर कोई पेशेंट नहीं है। लेकिन मेरे मन में सवाल तो बार-बार घेरा कर रहे थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी राजेश नहीं आया और वह लड़का उठकर चला गया। वह कहने लगा, मैं तो बाद में आऊंगा, और मैं वहीं बैठे इंतजार करने लगी। तभी अचानक मुझे बाथरूम जाने की जरूरत आन पड़ी, इसलिए मैं उठकर बाथरूम में चली गई। मैं बाथरूम में जैसे ही गई, तो मुझे बाहर किसी लड़की की रोने की आवाज आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह पर किसी ने हाथ रखा है और वह चिल्लाने की कोशिश कर रही है। मैंने जल्दी से बाथरूम से बाहर आकर देखा, तो राजेश एक लड़की के मुंह पर हाथ लिए उसके साथ जबरदस्ती उसे अपने क्लिनिक में लेकर आ रहे थे। वहां पर कोई भी नहीं था, ना ही कोई देख रहा था, और उनके साथ 3 लड़के भी थे। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। जैसे ही राजेश की नजर मेरे ऊपर पड़ी, तो वह अचानक से घबरा गया और कहने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने कहा, मैं तो आपको सरप्राइज देने के लिए आई थी और यह खाना लेकर आई थी। लेकिन तुम बताओ कि इस लड़की के मुंह पर हाथ रखकर उसके साथ जबरदस्ती करके क्या कर रहे थे? तभी राजेश ने कहा कि कुछ नहीं, बस यूं ही, तुम घर पर चली जाओ। मैंने राजेश से कहा कि मुझे सारी सच्चाई बताओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस का नाम सुनते ही राजेश पूरी तरह से घबरा गया। उसने मुझसे कहा कि मुझे माफ कर दो। दरअसल मैं यहाँ पर लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर लाता हूँ और अपने क्लिनिक में ही सारा सौदा करता हूँ और विदेश में बेच देता हूँ। सौदागर मेरे क्लिनिक में आते हैं और इस लड़की को गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। बेहोशी की दवा देकर हम लोग इसे बेहोश कर देते हैं और वो उठाकर गाड़ी में ले जाते हैं और मुझे मेरे पैसे दे जाते हैं। इसी तरह मैं दिन में 2-3 लड़कियों को उठवा ही लेता हूँ और अपने क्लिनिक में सारा काम करता हूँ, ताकि किसी को शक भी ना हो। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मैं जिस राजेश को देवता मानती थी, वह तो हैवान निकला। ना जाने उसने कितनी लड़कियों के साथ दरिंदगी की थी, कितनी लड़कियों के साथ जबरदस्ती यह सब किया था। वह बेचारी ना जाने किस हाल में होगी। राजेश उन्हें बेचकर इतने सारे पैसे कमाता था। वह डॉक्टरी की आड़ में यह सब करता था। मुझसे अब सहन नहीं हो रहा था। मैंने झट से पुलिस को बुलाया और राजेश को गिरफ्तार करवा दिया। अब मेरे मन में यही चल रहा था कि मैं अपने पिता को क्या जवाब दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझसे पहले ही कह दिया था कि मैं तुमसे सारे रिश्ते खत्म कर दूंगा। अब मैं अपने पिता के घर नहीं जा सकती थी, और जाऊंगी तो किस मुंह से? तभी तो कहते हैं
कि जब माँ-बाप पसंद करते हैं, वह भी हमें कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि वह सारी देखभाल करके ही हमारे लिए लड़का तलाश करते हैं और हम हैं कि प्यार के जाल में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि किसी भी लड़के का बैकग्राउंड चेक नहीं करते। खैर, अब राजेश को सजा हो चुकी थी, लेकिन मेरे मन में सिर्फ यही ख्याल आ रहा था कि अब मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मैं आगे क्या करूंगी और किसके सहारे रहूंगी? अगर मैं पिताजी के घर चली जाऊं, तो पिताजी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पूरी कहानी जब माँ और दीदी को पता चली, तो माँ ने जैसे-तैसे पापा को मना लिया और वह लोग मुझे अपने घर ले गए। वहाँ जाकर पापा ने मेरे लिए एक अच्छा लड़का तलाश करके मेरी शादी कर दी। वह लड़का भले ही ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा हर तरह से ख्याल रखता था और लड़कियों की इज़्ज़त करता था। मेरे दिमाग में आज भी राजेश की बातें चल रही थी और मेरे मन में दुःख हो रहा था कि ना जाने कितनी लड़कियों को राजेश ने बेचा था और मैं हराम की कमाई किस तरह इस्तेमाल कर रही थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि इतना अच्छा दिखने वाला लड़का ऐसा निकलेगा। उन लड़कियों को किस हालत में वो लोग रखते होंगे जिन्होंने खरीदा था। बस उनके लिए मेरे दिल में जब दुख आ जाता तो मेरी आंखों से आंसू छलक उठते थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।